जय हिंद साथियों। मैं मनोज गुंतर वंदे मातरम डिफेंस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की सेकंड टॉपिक की सेकंड क्लास के बारे में। लॉ ऑफ मोशन चल रहा है अपना, और लॉ ऑफ मोशन का पार्ट 2 देख रहे हैं भैया। पार्ट 2 में कल मैंने पार्ट फर्स्ट में आपके लिए बताया था कि सबसे पहले बताया था भैया फोर्स के टाइप ऑफ फोर्स बताया था। उसके बाद आपके लिए मैंने इनर्शिया जड़त्व बताया था। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया था, और उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम के बारे में बताया था। आज हम बात कर रहे हैं आवेग की कि ये इम्पल्स क्या होता है। एग्जाम में यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, और इसकी आती है भी ये बिमा, एग्जाम में आती है इसकी डायमेंशन। तो आवेग की बात करते हैं। आवेग क्या होता है, जैसे कोई एम मास का कोई ब्लॉक है, ये कोई एम मास का ब्लॉक, एम मास का ब्लॉक है भैया, और इस पे मैंने फोर्स लगाया एफ। जब मैंने इस पे एफ फोर्स लगाया तो ये डेल्टा टी टाइम में आगे की ओर मोशन करेगा, करेगा या नहीं करेगा भैया, और नहीं भी कर सकता है। अगर फोर्स इस ब्लॉक के बाहर से ज्यादा नहीं हुआ तो आगे मोशन नहीं करेगा। लेकिन जो फोर्स लगाया है वो कुछ टाइम के लिए तो लगाया होगा, और इस फोर्स और टाइम का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है भैया, आवेग कहलाता है। मतलब कि आवेग I इक्वल टू होता है फोर्स इंटू अल्प समय, जो सब अल्पांश होता है, अल्प समय अंतराल जो होता है, उसका गुणनफल किसके साथ, फोर्स के साथ कर दिया जाए तो क्या निकल के आता है, आवेग निकल के आ जाता है। राशि कैसी है भैया, ये है सदिश राशि। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। सदिश राशि, सदिश राशि। सेकंड है इसका मात्रक क्या होगा भैया, मात्रक आप थोड़ा यहाँ पे देखो, इसका क्या होगा, न्यूटन इंटू सेकंड, न्यूटन इंटू सेकंड होता है भैया। और इसके बाद इसकी विमा, विमा भी न्यूटन की विमा क्या होती है, न्यूटन को शायद याद हो, F इक्वल टू होता है ma। तो यहां से निकाली थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी भैया, इसकी होती है, कल मैंने बताई होगी, m1 L1 T माइनस 2 न्यूटन की होती है, और सेकंड की क्या हो जाएगी, T1। तो इसकी विमा क्या निकल के आ जाएगी, m1 L1 T माइनस 1। सेम संवेग की जो विमा होती है वो किसकी होती है भैया, आवेग की विमा होती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये जो आवेग होता है ये सदिश राशि है, लेकिन इसकी दिशा कहाँ पे होती है। जो आवेग की दिशा होती है वो होती है भैया, जिधर फोर्स होगा, जिधर फोर्स लगेगा भैया उधर ही क्या होगा, आवेग की विमा होगी। मतलब कि बल की दिशा में, बल की दिशा में, ठीक है भैया। मतलब कि मैंने क्या बताया, आवेग क्या होता है, फोर्स और अल्प समय का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। राशि कैसी है, सदिश राशि है, क्योंकि फोर्स सदिश राशि है, इस वजह से ये भी सदिश राशि होगी। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू सेकंड। या फिर एक और मात्रक होता है भैया इसका, न्यूटन को क्या लिख सकता हूं, मैंने अभी बताया, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसका मात्रक केजी इंटू मीटर पर सेकंड। ठीक है भैया, एक ये मात्रक भी होता है इसका। विमा क्या हो जाएगी इसकी, m1 L1 T माइनस 1, और इसकी दिशा कहाँ होगी, बल की दिशा में। आगे बात करते हैं भैया, एक आती है आवेग संवेग प्रमेय, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, आवेग संवेग प्रमेय। आवेग संवेग प्रमेय, आवेग संवेग प्रमेय क्या होती है, यहां से ध्यान से समझना। मैं एक थोड़ी सी चीज बता रहा हूं जो मैंने मोमेंटम में भी बताई होगी। जैसे ये है एम मास का कोई ब्लॉक है, और इसका जो वेग है इस जगह पे है u। जब मैंने इस पे फोर्स लगाया F, तब इसका वेग क्या है, u है, और u होगा तो यहां से P इनिशियल या P1 क्या निकल के आ जाएगा, mu निकल के आ जाएगा। जब मैंने इस पे फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक यहां से पहुंचे, इसका वेग हो गया v, और यहां पहुंचे, तो वेग बढ़ेगा तो मोशन करेगा भैया, और जब वेग बढ़ा तो इसका वेग हो गया भैया v, और यहाँ पे P2 क्या आ जाएगा, mv निकल के आ जाएगा। क्योंकि संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। और इसको यहां तक पहुंचने में डेल्टा टी समय लगा। मैंने क्या बताया कि आवेग क्या होता है, F इंटू डेल्टा टी क्या कहलाता है, आवेग। मैं गति के दूसरे समीकरण, दूसरे नियम से देखता हूं। दूसरे नियम में ये बताया था कि F बराबर होता है dp अपॉन dt, यही होता है भैया। F बराबर क्या होता है, dp अपॉन dt, मतलब संवेग में जो परिवर्तन की दर है
बल के समानुपाती होती है और समानुपाती का चिन्ह हटाया था, के की जगह पे एक रख दिया था, वो मान निकल के आया था। यहां से ये होता है F बराबर dp अपॉन dt, कहां से? द्वितीय गति के द्वितीय समीकरण से। अब यहां से इस dt को उधर ले आते हैं, F डॉट dt हो जाएगा इक्वल टू हो जाता है dp, और ये जो संवेग में परिवर्तन है वो कितने से कितना हो रहा है? P1 से P2 तक हो रहा है। मतलब कि इसकी जो लिमिट आएंगी वो P1 से P2 तक आ जाएंगी भैया, क्योंकि संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो रहा है? पहले P1 था, अब कितना हो गया? P2। तो क्या हो जाएगी? लोअर लिमिट, और ये हो जाएगी अपर लिमिट। और इसका dt को हटाने के लिए क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? F डॉट dt क्या हो जाएगा भैया? इस जगह पे इसको लिख सकता हूं मैं i di, किसके लिए? अल्पांश के लिए भैया। di हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा भैया इसके लिए p होगा, और p, और इसकी लिमिट आ जाएंगी भैया P1 से P2 तक। इधर लिख रहा हूँ कि यहाँ पे ये हो जाएगा i इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1। ये होती है भैया आवेग संवेग प्रमेय। जो संवेग में परिवर्तन होता है, संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। मतलब कि पहले इसका P1 था संवेग, जब फोर्स लगाया तो इसका संवेग हो गया P2। इन दोनों का जो अंतर होगा, P1 और P2 का जो अंतर होगा वो किसके बराबर होता है? आवेग के बराबर होता है। और यही कारण होता है जो आवेग का मात्रक होता है संवेग के बराबर होता है। आवेग की जो विमा होती है संवेग की विमा के बराबर होती है। तो यहां से आवेग संवेग प्रमेय क्या आ जाती है? I इक्वल टू P2 माइनस P1 भी ये होती है आवेग संवेग प्रमेय। इसके बाद आता है भैया आपके में, इसको इस तरीके से और लिख सकते हैं डेल्टा P। बात एक ये, डेल्टा P क्या होता है? P2 माइनस P1। इसके बाद आता है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। संवेग संरक्षण का नियम। देखो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? बाह्य बल की अनुपस्थिति में पिंड का संवेग संरक्षित रहता है। क्योंकि हमने सेकंड लॉ ऑफ सेकंड से पढ़ा है, सेकंड लॉ से हमने कि F इक्वल टू क्या होता है? dp अपॉन dt। मतलब कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो किसके बराबर होती है? F के बराबर होती है, बल के बराबर होती है। और संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है? अभी बता के आया हूं, जब संवेग में परिवर्तन होगा P2 माइनस P1 इक्वल टू I किसके बराबर हो जाता है भैया? आवेग के बराबर हो जाता है। कि जो संवेग में परिवर्तन होता है वो आवेग के बराबर होता है, लेकिन संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है भैया? फोर्स के बराबर होती है। तो अगर अब संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि यदि बाह्य बल की उपस्थिति क्या हो जाए? अनुपस्थिति हो जाए, उपस्थिति नहीं हो मतलब कि बाह्य बल क्या हो जाए? शून्य। इस तरीके से कि ये भैया किसी भी कोई पिंड है, मास का कोई ब्लॉक है और इसका वेग है u। इस जगह पे जो संवेग है, संवेग में यहाँ पे ये पिंड पहुंचेगा, इसका m और v हो जाएगा। ये P2 है, ये P1 है। इस जगह पे जो बल F लग रहा है, F बल जो F फोर्स जो लगा रहे हैं यहाँ पे, अगर ये हो जाए शून्य, इसकी अनुपस्थिति हो जाए तो संवेग क्या रहता है? पिंड का संरक्षित रहता है। और इसी को क्या बोलते हैं? संवेग संरक्षण का नियम। देखो भैया इसकी लैंग्वेज होती है बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में पिंड का संवेग संरक्षित रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है भैया, मतलब कि ये है F बराबर dp अपॉन dt सेकेंड लॉ से हो जाएगा भैया, फ्रॉम लॉ सेकेंड लॉ से। तो यहाँ पे आ जाएगा भैया, जब ये क्या कह रहा है कि अनुपस्थिति है तो इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ले रहे हैं F इक्वल टू 0 की अनुपस्थिति है बल की, बाह्य बल की क्या है? अनुपस्थिति, मतलब F इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस जगह पे रखेंगे तो 0 इक्वल टू dp अपॉन dt।
ठीक है, अब ये 0 में चला जाएगा तो यहां से dp इक्वल टू आ जाएगा 0, मतलब कि संवेग में जो परिवर्तन होगा वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। मतलब कि इस जगह को लिख सकता हूं मैं p2 माइनस p1 इक्वल टू 0 और p2 इक्वल टू p1, और ये हो जाएगा भैया m2v2 इक्वल टू m1v1, मतलब कि इस जगह पे संवेग संरक्षित हो जाता है भैया, m2v2 इक्वल टू हो जाता है m1v1। इसके बाद आ रहा है रेखीय संघट्ट में संवेग संरक्षण, रेखीय टक्कर में संवेग संरक्षण। यहां से क्वेश्चन आते हैं भैया गोली वाले के, एक गोली चलाई जाती है तो बंदूक, गोली का वेग इतना है, उसका द्रव्यमान दे रखा है, तो बंदूक कितने वेग से पीछे की ओर जाएगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहां से। तो इसके बाद भैया आता है आपका रेखीय टक्कर के लिए संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण। और इसके लिए वो ये भी कहानी कि किसी भी पिंड के टकराने से पहले और टकराने के बाद संवेग संरक्षण, संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। अर्थात टकराने से पहले, टकराने से पहले बराबर, टकराने से पहले संवेग इक्वल टू होता है टकराने के बाद संवेग। ठीक है भैया, या फिर बोल सकता हूं मैं रेखीय टक्कर में ये भी होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डेल डैश डैश इक्वल टू होता है 0। जितने भी संवेग होते हैं उनका योगफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी को संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं। तुमने देखा होगा कि जब कभी बंदूक से, इसमें क्वेश्चन आता है कि वो बंदूक है, उसका 5 kg की बंदूक है, उसमें 20 ग्राम की गोली 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलाई जाती है। तो भैया जब बंदूक की गोली चलाई जाएगी तो बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है, तो इस जो बंदूक का वेग होता है वो कितना होता है, वो यहां से सॉल्व करना है कि गोली चलाने से पहले संवेग इक्वल टू होता है गोली चलाने के बाद संवेग, वो यहां से सॉल्व होता है भैया। आगे बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीसरे नियम के बारे में, गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम क्या होता है भैया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं कि किसी भी वस्तु पर क्रिया की जाती है तो उसके जस्ट अपोजिट क्या मिलती है, प्रतिक्रिया मिलती है। जैसे कि इंसान का पृथ्वी पर चलना, जब इंसान धरती पर चलता है भैया तो इंसान के पैरों द्वारा फोर्स लगाया जाता है धरती पर, तो धरती भी इंसान पर फोर्स लगा के उसको आगे की ओर धकेल देती है। इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा है तैराक द्वारा पानी में तैरना। जब कभी भी कोई तैराक पानी में तैरता है तो वह अपने हाथों के द्वारा पीछे की ओर बल लगाता है और पानी उस पर आगे की ओर बल लगा देता है। मतलब कि क्रिया के फलस्वरूप क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। मतलब कि दो ऑब्जेक्ट हैं, जब F1 2 पे फोर्स लगाएगा तो उतना ही फोर्स 2 1 पे लगा देता है। मतलब कि F12 इक्वल टू होता है F21, लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया करेगा। मतलब कि यहां पे लिख सकता हूं कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पिंड क्रिया के फलस्वरूप समान परिमाण की प्रतिक्रिया करता है। मतलब कि जब किसी दीवार में घूसा मारा जाता है भैया, तब क्या होता है कि जितना फोर्स हम दीवार पे लगाते हैं उतना ही फोर्स दीवार हमारे हाथ पे लगाती है। इस वजह से हाथ में चोट आ जाती है, यही कारण है। और इसी को ही बोलते हैं भैया गति का तृतीय नियम। इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसी कारण से जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली तो आगे की ओर जाती है लेकिन धक्का पीछे की ओर महसूस होता है, वो ये इसी का कारण है। गति का तृतीय नियम, क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। इसके बाद भी बात करते हैं गति के नियमों के अनुप्रयोग।
गति के नियमों के अनुप्रयोग। गति के नियमों के अनुप्रयोग। गति के नियमों के अनुप्रयोग। और इसमें सबसे पहला अनुप्रयोग आता है भैया लिफ्ट। यहाँ पे तीन चीज पढ़ेंगे भैया। सबसे पहले बात करेंगे लिफ्ट के बारे में। लिफ्ट के बारे में बात करेंगे। सेकंड नंबर में जो बात करते हैं बंदर का रस्सी पर चढ़ना। सेम लिफ्ट की तरह कहानी होती है, इस वजह से मैं बंदर वाली कहानी कराऊंगा नहीं, लिफ्ट को समझना है। सेम जैसे लिफ्ट में कहानी होगी ऐसे ही बंदर की कहानी होती है, लेकिन वहां पर तनाव टेंशन होता है और यहाँ पे आवासीय भार और वास्तविक भार होता है। थर्ड इसके बारे में बात करते हैं चिकने सतह पर गति। चिकने सतह पर गुटके की गति की बात करेंगे। और थर्ड बात करेंगे जुड़े हुए पिंडों की गति के बारे में। किसी रस्सी के द्वारा दो या दो से अधिक पिंडों को जोड़ दिया जाए तो उन रस्सियों के मध्य तनाव क्या होगा, उन पिंडों के मध्य तनाव क्या होगा। उसके बाद चौथे नंबर पर बात करेंगे भैया संबंध पिंड मतलब एक दूसरा पिंड आपस में जुड़ा हुआ हो, तब उसके बारे में बात करेंगे। और उसके आगे बात करते हैं पुलिस सिस्टम घूर्णी व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया इसमें लिफ्ट के बारे में। लिफ्ट में सबसे पहले देखते हैं कि पहला पॉइंट आता है, यदि पहला है जब लिफ्ट विरामावस्था में हो। जब लिफ्ट विरामावस्था में होगी भैया, जब लिफ्ट विरामावस्था में होगी तो उसका त्वरण क्या होता है, उस जगह पे A इक्वल टू होता है 0। यही होगा भैया, क्योंकि ये है लिफ्ट। बात ध्यान समझना, ये है लिफ्ट और इसमें कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है भाई। तो इस व्यक्ति का जो है ऊपर की ओर R होगा आवासीय भार, और नीचे की ओर कौन होगा भैया mg वास्तविक भार। mg नीचे की ओर होगा, आवासीय भार ऊपर की ओर होगा। जब ये स्वतंत्र अवस्था में यहाँ पे स्थिर अवस्था में खड़ा हुआ है तब ऊपर वाला जो बल है नीचे वाले बल के बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं होता है कि ऊपर वाला बल ज्यादा होता है तो व्यक्ति ऊपर की ओर चला जाएगा, अगर नीचे वाला होगा तो पृथ्वी में अंदर चला जाएगा, और ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे R इक्वल टू क्या होता है mg होता है, मतलब वास्तविक भार इक्वल टू होता है किसके भैया आवासीय भार के। मतलब कि जब कभी भी लिफ्ट विरामावस्था में होगी या स्थिर अवस्था में होगी तब क्या होता है R इक्वल टू होता है mg के। m क्या है, m इस व्यक्ति का भार है, ठीक है भैया। इसके बाद बात करते हैं आगे, अगली सेकंड है जब लिफ्ट A त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील हो। जब लिफ्ट A त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील हो, मतलब कि अब क्या हो रहा है, इस जगह पे A का मान कुछ ना कुछ है, मतलब कि अब लिफ्ट जा रही है A त्वरण से ऊपर की ओर। जब लिफ्ट A त्वरण से ऊपर की ओर जाएगी तो इसके लिए भैया क्या होता है, R इक्वल टू होता है mg प्लस A। मतलब कि यहाँ पे त्वरण एक तो ये है गुरुत्वीय त्वरण होगा, और एक कौन सा हो जाएगा भैया A वाला हो जाएगा। ये होता कैसे है, जब व्यक्ति ऊपर की तरफ जाएगा भैया तो एक तो mg तो पहले से ही लग रहा है, और A त्वरण की वजह से कौन लगेगा ma, और लगता है नीचे की तरफ। तो ये क्या होता है, नीचे दो बल हो जाते हैं, ऊपर एक बल होता है, तो ये इसके योगफल के बराबर होगा। m कॉमन ले लेते हैं तो g प्लस A आ जाता है। जब कभी भी लिफ्ट A त्वरण से ऊपर की ओर जाती है तब क्या हो जाता है भैया, आवासीय भार ज्यादा होता है किससे, वास्तविक भार से। वास्तविक भार ओनली mg है, लेकिन इस जगह पे आवासीय भार क्या हो जाता है, इतने बल हो जाते हैं। इस वजह से याद रखना, जब कभी भी लिफ्ट कहाँ जाती है भैया, ऊपर की ओर जाती है, तब क्या होता है कि आवासीय भार ज्यादा होता है। यहाँ पे लिख रहा हूं व्यक्ति का आवासीय भार ज्यादा होता है किससे, वास्तविक भार से। आगे बात समझ भैया, मतलब कि जब कभी भी लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो व्यक्ति का आवासीय भार ज्यादा होता है किससे, वास्तविक भार से। इसके बाद आगे बात करते हैं भैया, थर्ड कंडीशन है जब लिफ्ट A त्वरण से नीचे की ओर गतिशील हो।
थर्ड है जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर गतिशील हो। जब कोई लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर गतिशील होती है तब आर इक्वल टू होता है एम जी माइनस ए। एम क्या हो जाता है, एम जी माइनस ए हो जाता है। इस जगह पे आभासी भार लेस देन होता है वास्तविक भार से। ऐसा एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है भैया एग्जाम में, एयरफोर्स में, शायद एयरफोर्स या एनडीए में आया था कि वह कौन सी स्थिति है, निम्न में से ऐसी कौन सी स्थिति है जिस पर किसी व्यक्ति का लिफ्ट में आभासी भार वास्तविक भार से कम होता है। तो कौन सी होगी भैया, जब लिफ्ट एक त्वरण से नीचे की ओर आएगी। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तब तो वास्तविक भार ज्यादा होता है, आभासी भार कम होता है। लेकिन जब लिफ्ट एक त्वरण से ऊपर की ओर जाती है तो भैया आभासी भार ज्यादा होता है, वास्तविक भार कम होता है। आगे बात समझ गया। इसके बाद लास्ट जो कंडीशन होती है वो होती है कि अचानक लिफ्ट की डोरी टूट जाए। लिफ्ट जिस डोरी से बंधी हुई है अगर वो डोरी अचानक टूट जाए तो क्या होता है भैया, इस जगह पे देखना। लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाए। लिफ्ट की डोरी जब अचानक टूट जाएगी तब क्या होगा भैया, यहाँ पे एक वर्ड है, मैं इसको लिखा रहा हूं भारहीनता। भारहीनता, इसको भैया अलग से साइड में लिख लेना। इसको पहले समझो भारहीनता क्या होती है। भार क्या होता है, W बराबर mg। भार और द्रव्यमान में अंतर होता है भैया, भार वेट और मास, मतलब कि द्रव्यमान में अंतर होता है भैया। क्या अंतर होता है कि भार हर एक ग्रह पे अलग अलग होता है, हर एक जगह पे भार अलग अलग होता है। लेकिन द्रव्यमान चंद्रमा पे चले जाओ, पृथ्वी पे, अंतरिक्ष में कहीं पे भी चले जाओ, द्रव्यमान वही रहेगा, क्योंकि भार W बराबर होता है mg और m द्रव्यमान और g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्योंकि हर एक ग्रह के लिए गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग होता है। चंद्रमा के लिए 1/6 ऑफ किसके होता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है। ऐसे ही हर एक जगह पे क्या होता है, भार अलग होता है लेकिन द्रव्यमान सेम होता है। भार किस पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ भारहीनता, और भारहीनता का मतलब होता है जब भार 0 हो जाए। भारहीनता की स्थिति कब उत्पन्न होती है, 3 जगह उत्पन्न होती है। पहली है भारहीनता की स्थिति के लिए अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में क्योंकि जी इक्वल टू होता है अंतरिक्ष में 0। भारहीनता की स्थिति उत्पन्न के बिंदु है। भारहीनता की स्थिति कहाँ होगी, सबसे पहले होगी अंतरिक्ष में। यहाँ लिख देना भारहीनता की स्थितियां, यहाँ लिख देना भारहीनता की स्थितियां। भारहीनता की स्थिति कहाँ होगी भैया, वहां होगी जहां जी का मान 0। सबसे पहले कहाँ होगा, जी इक्वल टू 0 अंतरिक्ष में। दूसरा है पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर। और तीसरा है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए, वस्तु के लिए। भैया भारहीनता क्या होती है, जहां पे W बराबर 0 हो जाए। W बराबर 0 कब होगा, जब G का मान 0 हो जाए। क्योंकि W जो होता है, वेट जो होता है, भार जो होता है भैया किस पे डिपेंड करता है, G पे डिपेंड करता है। क्योंकि W बराबर होता है mg। लेकिन द्रव्यमान कहीं पे चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान हर एक ग्रह पे समान होता है, लेकिन भार हर एक ग्रह पे अलग अलग होता है। क्योंकि भार जो होता है वो G पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मैंने 3 चीज बताई है कि भारहीनता की स्थितियां कहाँ होती है। एक तो अंतरिक्ष में होगी, पृथ्वी के केंद्र पर, और तीसरी होती है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए। अब इधर देखते हैं भैया कि जब लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाएगी, जब लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाती है तो क्या होता है भैया, जब लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाएगी भैया तो वह स्वतंत्रता पूर्वक गति करती है और जी त्वरण से नीचे की ओर गति करी। बात समझना, ये है एक कोई बॉल, मैंने बताया होगा उस दिन मैंने जब वर्टिकल मोशन करा रहा था, ऊर्ध्वाधर गति करा था, कि जब कोई बॉल या कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गति करता है तो उसका त्वरण क्या हो जाता है भैया, उसका त्वरण हो जाएगा जी। क्योंकि भैया ये स्वतंत्र पूर्वक गति कर रहा है, उसका त्वरण हो जाता है जी।
मतलब कि इस जगह पे जब लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाएगी, डोरी टूट के भी ये मार्कर है, मार्कर की ये नीचे गिरेगी, तो ये जी त्वरण से नीचे की ओर गिर रही है, जब पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है इसको जी त्वरण से नीचे की ओर खींच रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ए है ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और नीचे के लिए क्या होता है, आर बराबर एम जी माइनस ए, और ए की वैल्यू क्या होगी, जी होगी, और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी माइनस जी 0, और ये हो जाएगा 0। जब कभी भी याद रखना, जब कभी भी लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो लिफ्ट आ जाती है भारीनता की स्थिति में, क्योंकि इस जगह पे जो भार है, भार होता है आभासी भार इक्वल टू हो गया 0, मतलब कि लिफ्ट जो है भारीनता की स्थिति में होती है, भारहीनता की स्थिति बन जाती है भैया। जब लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाती है तो भारीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। अब क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से किस स्थिति में भारीनता की स्थिति उत्पन्न होती है, तो भैया कौन सी में होगी कि ए त्वरण से ऊपर की ओर जाए, ए त्वरण से नीचे की ओर आए, या लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाए, लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाए तब क्या होता है, भारीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। सेकंड, जब ए त्वरण से नीचे की ओर आती है तब वास्तविक भार ज्यादा होता है, आभासी भार कम होता है। जब ए त्वरण से ऊपर की ओर जाती है तो वास्तविक भार कम होता है और आभासी भार ज्यादा होता है, और जब स्थिर होती है तो वास्तविक भार बराबर होता है आभासी भार के। आगे बात समझ भैया। इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन सेशन करेंगे, सभी को एक साथ करेंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं हम चिकनी सतह पर गुटके की गति। चिकनी सतह पर गुटके की गति। सेकंड है चिकनी सतह पर गुटके की गति। देखो ये चिकनी सतह पर गुटके की गति के बारे में बात करते हैं। चिकनी सतह पर गुटके की गति। चिकनी सतह पर गुटके की गति किस तरीके से होगी, यही सेम आएगा भी घर्षण टॉपिक में। जब मैं फ्रैक्शन कराऊंगा तब भी यही आएगा। उस जगह पे घर्षण होगा भैया, सतह जो होगी उस पे घर्षण होगा। इस जगह पे कोई भी घर्षण नहीं है भैया, कोई भी घर्षण नहीं है। अब इस चीज को ध्यान से समझना भैया। एक मैं यहाँ पे कोई ब्लॉक ले रहा हूं, एक चीज समझना, ये मार्कर है, बात समझना, ये मार्कर है, मार्कर से समझो भैया। अब इस मार्कर को मैं तीन तरीके से कर सकता हूं। एक तो भैया इस तरीके से इसको खींच सकता हूं, इसके पैरेलल में खींच सकता हूं। दूसरा इसको इस तरीके से थीटा कोण पे खींच सकता हूं, या थीटा कोण पे धक्का दे सकता हूं। तीन कंडीशन बनेंगी भैया। पहली कंडीशन है, मैं यहाँ पे पहली कंडीशन बना रहा हूं आपके सामने कि ये कोई एम मास का ब्लॉक है, ये जो मार्कर है इसका मास दे रखा है एम, द्रव्यमान एम दे रखा है, और इसके पैरेलल खींचा जा रहा है, इसको एफ फोर्स लगा के इधर खींचा जा रहा है, इसके समांतर किधर खींचा जा रहा है भैया, इसके समांतर खींचा जा रहा है। तो इसके जस्ट नीचे कौन लगेगा, एम जी लगेगा, और ऊपर कौन होता है भैया, आभासी भार होता है आर। ये होगा एम जी और ये होगा आर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जब इस पे एफ फोर्स लगाया गया, एफ फोर्स लगाया जा रहा है, तो भैया इसका जो ए होगा किस त्वरण के साथ गति करेगा। बंद कर दे। हाँ तो भैया पहला पॉइंट है इसमें कि ये कोई एम मास का ब्लॉक है, ये एम मास का ब्लॉक है, और इस पे जब एफ फोर्स लगाया जाएगा, इसको एफ फोर्स से इसकी तरफ खींचा जा रहा है इस मास को, तो ए त्वरण से गति करेगा, और जब ए त्वरण से गति करेगा तो नीचे की ओर कौन लगेगा, एम जी, और इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है आर। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या कहेगा कि भैया ये किस त्वरण से गति कर रहा है, त्वरण निकाल के बनाना। त्वरण होता है ए इक्वल टू टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। त्वरण क्या होगा, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो यहाँ पे जो इसको गति कराने के लिए फोर्स कौन सा लगा रहे हैं, ये वाला जो गति कराने के लिए फोर्स लगेगा वो आएगा ऊपर, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एम, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वास्तविक भार जो होगा भैया वो कितना, आभासी भार जो होगा वो कितना हो जाएगा, एम जी। आर क्या हो जाएगी, एम जी, और ए इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन एम। इसकी सेकंड सिचुएशन, सेकंड स्थिति जो है उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड है भाई
मैंने 3 कंडीशन बताई थी। सेकंड है कि अब तक तो इसको पैरेलल खींच रहे थे, अब बात करते हैं इसको भैया एफ फोर्स के साथ, ये है एम मास, और एफ फोर्स के साथ इसको इधर खींचा जाए थीटा कोण पे। किस पे भैया? थीटा कोण पे। ये थीटा कोण पे इसको खींच रहे हैं भैया, ध्यान से समझना, थीटा कोण पे खींच रहे हैं। और पूरी फिजिक्स में जहां पे भी थीटा दिख जाए, पूरी फिजिक्स में जहां पर भी थीटा दिख जाए उसके क्या करने हैं? हमें घटक करने, और जिसके साथ थीटा उसके साथ cos घटक, परिणामी के साथ ये हो जाएगा f cos थीटा, और इसके लंबवत कौन होगा? f sin थीटा। ठीक है भैया। नीचे की ओर कौन लगेगा? mg, और ऊपर की ओर लगेगा भैया r। और हमें क्या निकालना है? जब इसको f फोर्स से खींचा जा रहा है तो a का मान चाहिए। हमेशा याद रखना, ऐसी स्थिति में a का मान पूछता है और किसका मान पूछता है भैया? r का मान। अब बात समझना भैया, r नीचे वाले जो बल होते हैं, नीचे की ओर लगने वाले बल बराबर होते हैं ऊपर की ओर लगने वाले बल। नीचे की ओर कौन सा बल लग रहा है? mg, और ऊपर की ओर कौन लग रहे हैं? दो बल लग रहे हैं, r प्लस f sin थीटा इक्वल टू mg के, और मुझे r की वैल्यू चाहिए। r इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg माइनस f sin थीटा के। अब बात करनी है भैया ए कैसे निकालेंगे कि कितने त्वरण के साथ गति करेगा। तो ए निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास रहेगा। ये किस फोर्स के कारण गतिशील है? वो भी ये इस फोर्स के कारण गतिशील है, एफ cos थीटा के कारण गतिशील है। इसके जो पैरेलल होगा, जो समान होगा, उसी के कारण गतिशील होगा भैया। तो ऊपर टोटल फोर्स कौन आ जाएगा? एफ cos थीटा अपॉन क्या आ जाएगा? m। तो a का मान निकल जाएगा टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। सेकंड कंडीशन ये हो गई। फर्स्ट क्या थी भैया कि ये कोई m मास का ब्लॉक है, इस m मास के ब्लॉक को भैया पहले इसके पैरेलल खींचा गया है फोर्स से, तब क्या आ गया? f अपॉन m, और r इक्वल टू आ गया था mg। इसके बाद सेकंड है जब इसको थीटा कोण पर खींचा गया। थीटा कोण पर इस तरीके से पूरी फिजिक्स में जहां पर थीटा दिख जाए तुम्हें क्या करने हैं? उसके घटक कर देने, और घटक करने के बाद आंसर निकल के आ जाएगा। ऊपर की ओर लगने वाले बल बराबर होते हैं नीचे की ओर लगने वाले, बल्कि ऊपर की ओर दो बल लग रहे हैं, दोनों को जोड़िए, और mg को मुझे r की वैल्यू चाहिए, तो ये इसका क्या कर दिया? पक्षांतर कर दिया, और आंसर निकल के आ जाएगा भैया। आगे बात करते हैं थर्ड कंडीशन की इसकी। थर्ड कंडीशन है भैया इसकी, ये कोई m मास का ब्लॉक है, और इस पे भैया थीटा कोण पे क्या लगाया जा रहा है? बल लगाया जा रहा है। थीटा कोण ये रहा भैया आपका, ये इस तरह। ठीक है भैया। तो क्या है? ये F फोर्स लगाया जा रहा है थीटा कोण पे। नीचे तो वही रहेगा mg, और ऊपर कौन रहेगा भैया? r। ये तो फिक्स है। ये इसको संतुलित करने के लिए लगे हुए होते हैं, ना तो ये ऊपर जाए वस्तु या ना नीचे जाए। कोई टेबल है, टेबल पे कोई m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, तो उसके ऊपर और नीचे की ओर लगने वाले बल बराबर होते हैं। अगर असमान हो तो ऊपर वाला ज्यादा हो तो टेबल पर रखी हुई वस्तु ऊपर की ओर उड़ जाएगी, और नीचे वाला ज्यादा है तो नीचे की ओर चली जाएगी। और ऐसा नहीं होता है, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि इस जगह पे ये दोनों क्या होते हैं? दूसरे को संतुलित करते हैं। अब यहाँ पे मैंने F फोर्स लगाया इसको इस तरीके से धकेलने के लिए, आगे की ओर धक्का देने के लिए। तो यहाँ पे थीटा कोण पे लगा रहे हैं। जब कभी भी थीटा देखे पूरी फिजिक्स में क्या करना है? घटक करने। तो ये क्या हो जाएगा? जिसके साथ थीटा वो f cos थीटा हो जाएगा ये वाला, तो इधर की ओर, और इसके लंबवत नीचे की ओर कौन हो जाएगा? f sin थीटा। नीचे वाले बल बराबर होते हैं ऊपर वाले बलों के। ऊपर कौन लग रहा है भैया? अकेला r लग रहा है। r इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस f sin थीटा, और मुझे r की ही वैल्यू चाहिए। r की तो निकाल देंगे। अब a की क्या आएगी भैया? a की देखो, a की क्या आएगी भैया? किसके कारण गति करेगा? ये इधर वाले बल के कारण। इधर कौन सा लग रहा है? f cos थीटा। a इक्वल टू हो जाएगा f cos थीटा अपॉन m। मास का भाग दे देंगे भैया बल में, तो क्या निकल के आ जाता है? a निकल के आ जाता है। ये आपके तीनों कंडीशन है। इनके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन सेशन में कराएंगे। तीनों स्थिति बता दी भैया। तीनों स्थिति में पहली स्थिति है कि इसके जस्ट पैरेलल खींचा जाए, दूसरी है इसको थीटा कोण पर खींचा जाए या थीटा कोण पर धकेला जाए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, अगर धकेलने की बात करता है कि धक्का दिया जाता है, तो धक्का का मतलब है पीछे से थीटा कोण पर धक्का दिया जा रहा है भैया। इस तरीके से यह फॉर्मूला लगेगा। अगर खींचा जाएगा तो भैया यहाँ पे माइनस आ जाता है, क्योंकि r जो ये होगा mg f sin थीटा जो होता है ऊपर की ओर होता है, तो mg माइनस f sin थीटा हो जाता है।
इसके बाद आती है भैया जुड़े पिंडों की गति। अगली जो है इसमें वो है भैया आपकी जुड़े पिंडों की गति। थर्ड है इसका अनुप्रयोग जुड़े पिंडों की गति। तो जुड़े पिंडों की गति होती है, इसको ध्यान से देखना, बहुत कम टीचर कराते हैं इस चीज को, और एग्जाम में सबसे ज्यादा यही चीजें आती हैं कि यहाँ पे ये टेंशन देती हैं अगर तुम किताब से रटोगे इन क्वेश्चंस को तो ये नहीं हो पाएंगे भैया। यहाँ पे बस एक नॉर्मल सा तरीका बताऊंगा मैं, देखना भैया। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 और 3 पिंड जोड़ूंगा बस। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये पिंड हैं, ये जुड़े हुए हैं। ये एक m मास का ब्लॉक है, m1 मास है इसका, ये वाला है, और एक है दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है m2, जिसका मास है m2 भैया, ठीक है। और ये आपस में किससे, रस्सी से जुड़े हुए हैं। और इधर से याद रखना F फोर्स लगा के खींचा जा रहा है इसको, कि F फोर्स लगा लिए भैया, इसको हम खींच रहे हैं इस तरीके से। जब इसको इस तरीके से खींचेंगे तो यहाँ पे तनाव उत्पन्न होगा या नहीं होगा? इन दोनों पे इसके कारण तनाव उत्पन्न होगा, पीछे वाले के कारण, इसके कारण इस पे होगा और इसके कारण इस पे, मतलब कि इस तरीके से T1 तनाव होगा रस्सी में। और एग्जाम में यही आता है भैया कि ये T1 का मान क्या होगा, जो तनाव है वो क्या होगा, T क्या होगा, T का मान क्या निकल के आएगा। एक चीज सोचो, अगर याद रखना भैया बल की दिशा परिवर्तित कर दी जाएगी तो T का मान भी चेंज हो जाता है। अगर बल की जो दिशा है, अगर इस बल को इधर ला के रख दिया जाए कि इधर की तरफ खींचा जाए इसको, तो दिशा बदलने पर T का मान बदल जाएगा। कैसे भैया? यहाँ पे जब मैंने इसको F फोर्स से इधर की ओर खींचा, जब F फोर्स से इसको इधर की ओर खींचेंगे तो A त्वरण से गतिशील होंगे या नहीं होंगे? A त्वरण से तो गतिशील होंगे, तो एक तो A का मान निकाल के लाना पड़ता है। और फिर ये जो डोरी में तनाव होगा वो क्या होगा? देखो भैया यहाँ पे जो तनाव है वो किसके कारण है? अगर इस पीछे वाले पिंड को हटा दिया जाए, पीछे वाले पिंड को हटा दिया जाए तो डोरी में तनाव नहीं रहेगा ना भैया। तो तनाव किसके कारण है? इस पीछे वाले पिंड के कारण। और तनाव भी एक बल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे A का मान क्या निकल के आ जाएगा? टोटल फोर्स कितना है? F है, जिस फोर्स से इसको खींच रहे हैं दोनों पिंडों को, वो F हो जाएगा अपॉन टोटल मास, किस मास को? M1 और M2 को, M1 प्लस M2 हो जाएगा। अब भैया बहुत से ये कहेंगे कि साहब रस्सी में तो कोई वजन होगा, इस जगह पे जो रस्सी है वो द्रव्यमानहीन रस्सी है, कि इस जगह पे रस्सी का कोई द्रव्यमान नहीं है। तो A का मान क्या आ जाएगा? A इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है भैया। अब ये जो तनाव है ये क्या है? तनाव भैया कैसे निकालेंगे? इस जगह पे तनाव किसके कारण है? अगर इस पीछे वाले पिंड को हटा दिया जाए, जब इसको इधर की तरफ खींच रहे हैं तो पीछे वाले पिंड को हटा दिया जाए तो तनाव भैया खत्म होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। मतलब कि तनाव किसके कारण है? इसके कारण। तो तनाव बल भी इसी के कारण निकलेगा। और बल क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान कौन सा आएगा? M1 इंटू A। ये क्या निकल के आ जाएगा? तनाव निकल के आ जाएगा भैया। आगे अगली देखते हैं, अगर 3 पिंड जुड़े हुए हों। अगला है सेकंड है, इसमें इस तरीके से भैया थोड़ा समझ लो, बस एक बार समझ लेंगे अपने आप दिक्कत नहीं आएगी कोई, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में ना रटने की जरूरत पड़ेगी। ये M2 है और ये M3 है भैया, M3। ये 3 पिंड आपस में जुड़े हुए हैं इस तरीके से। अगर बल की दिशा परिवर्तित कर दी गई तो तनाव बल भी परिवर्तित हो जाएगा। देखो कि यहाँ पे जो बल है वो है T1 तनाव है, और इस रस्सी पे जो है वो है T2, ठीक है भाई। और जब इसको इधर F फोर्स के साथ खींचा जा रहा है, F फोर्स के साथ जब इसको इधर खींचा जाएगा और ये हो जाता है, ये त्वरण से गति करेगा, तो A का मान तो सब फिक्स है कि A इक्वल टू आ जाएगा टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल फोर्स किस त्वरण, किस बल से खींचा जा रहा है? F बल से, अपॉन कितने मास को? M1 प्लस M2 प्लस M3। तो A का मान क्या जाएगा? M1 प्लस M2 प्लस M3, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। A का तो मान आ गया साहब। अब साहब ये T1 और T2 कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे बात समझना, जब मैं इसको F फोर्स से खींच रहा हूं,
याद रखना भैया, जैसे 3 बाइकें आपस में बंधी हुई हैं, एक में, दूसरी मेरे जस्ट पीछे और तीसरी उसके पीछे। अब मैं रस्सी से उन दोनों को खींचू, अगर वो दोनों हटा दी जाए तो रस्सी में तनाव रहेगा का? नहीं रहेगा भैया। ऐसे ही इस तरीके यहाँ पे है कि अगर इसको भैया F4 से M3 को खींच रहे हैं और इस जगह पे तनाव उत्पन्न होगा, अगर इसको हटा दिया जाए तो तनाव नहीं रहेगा, मतलब कि तनाव किसके कारण है? M2 और M1 के कारण है। तो इस जगह पे T1 का मान क्या आएगा? T1 इक्वल टू आ जाएगा भैया M1 प्लस M2 इंटू ए, क्योंकि बल, तनाव भी एक बल होता है और बल क्या हो जाता है? M इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान कितना है? M1 प्लस M2। और वे T2 क्या आएगा? T2 किसके कारण है? T2 है भैया M1 के कारण, तो क्या आ जाएगा? M1 इंटू ए। अब बात समझनी भैया यहाँ पे क्या कि अगर ये बल की दिशा परिवर्तित कर दी गई, अगर ये बल उठा के इधर की तरफ खींचने लग गया तो इस जगह पे अब T2 क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा M2 इंटू M2 प्लस M3 इंटू ए, और भैया T1 क्या हो जाएगा? M3 इंटू ए। ये बस बल की दिशा पे डिपेंड है, बल की दिशा जिधर होगी उधर ही क्या आ जाएंगे? तनाव बल के मान परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब दोबारा समझो कि अगर ए का मान निकालना है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? F/M1 प्लस M2 प्लस M3 आ जाएगा, मतलब टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड में कि ये जो तनाव होगा इनके मध्य क्या होगा कि F फोर्स से इसको खींच रहे हैं, जब F फोर्स से इसको खींचेंगे तो ये होगा भैया T1 यहाँ पे होगा T2। अगर ये पीछे वाले हटा दिए जाए तो यहाँ पे तनाव रहेगा कि नहीं रहेगा? मतलब तनाव किसके कारण है? M2 और M1 के कारण, और तनाव भी एक बल होता है तो बल इक्वल टू होता है M इंटू ए। तो M क्या है? इस जगह द्रव्यमान दोनों का योगफल है, इंटू ए कर देंगे जो त्वरण निकाल के लाए, और दूसरा है T2 क्या आ जाएगा भैया? M1 इंटू ए। आगे बात करते हैं संबद्ध पिंडों की गति। थर्ड जो है इसमें संबद्ध पिंडों की गति। थर्ड है अनुप्रयोग संबद्ध पिंडों की गति। संबद्ध पिंडों की गति, और संबद्ध पिंडों की गति में भी ध्यान से समझना है। यहाँ पे सेम वही कहानी जो अभी बताइए, लेकिन इसमें पिंड आपस में जुड़े हुए होंगे, किसी रस्सी से नहीं जुड़े हुए होंगे। इस तरीके से मैं यहाँ पे पहला केस लेता हूँ, ये वाला तुम्हारी बुक में कई बार देखा होगा और सब तुमने रटे हुए होगो कि आया वहां से भी है, ये यहाँ पे आते हैं, ये होगा M1 है इसका और ये है M2। जब ये है F फोर्स से इसको खींचा जाएगा, F फोर्स से इधर लगाया तो ए त्वरण से गति करेगा सब, और सब ए को मान का होगा टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2। ए तो हाल निकाल लेंगे, ए कैसे निकालेंगे? टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास होता है। टोटल फोर्स कितना है? F है, और टोटल मास M1 प्लस M2 है। अब लेकिन जब इसको इधर खींचा जाएगा तो ये इस पे तनाव लगाएगा और ये इस पे तनाव लगाएगा। मतलब कि हम दो इंसान खड़े हुए हैं, एक और मेरे साइड में खड़ा हुआ है, जब मुझे किसी और के द्वारा खींचा जाएगा तो मैं इसको खींचूंगा, मतलब कि इस हाथ पे, और उसके उस हाथ पे क्या रहेगा? तनाव रहेगा। अगर वो इंसान अपने हाथ को छोड़ दे तो तनाव खत्म हो जाएगा। मतलब तनाव मेरे हाथ पे किसके कारण है? उसके कारण है। इस वजह से यहाँ पे ये इस इधर तनाव लगाएगा और ये इधर, ये हो जाता है T तनाव। अब मुझे तनाव निकाल के लाना है। तनाव डिपेंड करता है भैया बल की दिशा पे। अगर बल इधर आ जाता है तो इसके कारण हो जाएगा, अगर बल इधर होता है तो M1 के कारण। और बल क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान क्या होगा इस जगह पे? M1 के कारण तनाव है तो M1 इंटू ए हम निकाल लेंगे भैया कहां से? टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास से। आगे बात समझ भैया, तनाव निकल क्या जाएगा? M1 इंटू ए। आगे बात करते हैं। सेकंड है जब तीन पिंड जुड़े हुए हों आपस में। सेकंड है जब तीन पिंड जुड़े हुए हों, ये M1, सेकंड है M2 और थर्ड है भैया M3। ये तीन पिंड आपस में जुड़े हुए हैं और जब इस पे F फोर्स लगाया गया, इसको तीनों पिंडों को F फोर्स के साथ खींचा जा रहा है। जब इनको F फोर्स के साथ खींचा जाएगा, ए थोड़े से गति करेंगे सब, और ए को मान कहा होगा, ए इक्वल टू आ जाएगा टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस
m3। जैसा ए को मान तो हम आराम से निकाल सकेंगे, टोटल फोर्स अपन टोटल मास लगा देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा, ए को तो निकल के आ जाएगा। लेकिन जब इसको इधर खींचेंगे तो यहाँ पे तनाव होगा, ये T1 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा T2। ठीक है भाई, अब सब T1 कैसे निकालेंगे? अब ये T1 किसके कारण है? अगर ये पिंड हटा दिए जाए तो इन दोनों के कारण यहाँ तनाव नहीं रहेगा, मतलब T1 इन दोनों के कारण है। तो क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए, क्या आ जाएगा T1 का मान और T2 का मान। T2 किसके कारण है? m1 के कारण, तो m1 इंटू ए। बस तुम्हें क्या देखना है? बल की दिशा देखनी है। अगर बल इधर आ जाता है, इधर से खींचते हैं तो ये T1 और T2 इधर आ जाएंगे भैया। T1 को मान m3 के कारण और T2 को मान m2 और m3 के कारण। बल की दिशा देखनी है, बल की दिशा किधर है? यहाँ बल की दिशा इधर है, तो यहाँ पे जो T1 है वो इन दोनों के कारण है, इन दोनों द्रव्यमानों के कारण। तो मैंने क्या किया, T1 निकालने के लिए m1 प्लस m2 को जोड़ दिया, इंटू ए कर दिया, ए का मान यहाँ से निकाल के ले आएंगे। ऐसे T2 क्या होगा, m1 के कारण है, तो इस तरीके से निकाल दिया। इसके बाद भैया आता है आपका पुली सिस्टम, और लास्ट टॉपिक है इसका भैया पुली सिस्टम, घिरनी व्यवस्था। और उसको भी मैं एक बार समझा रहा हूं पुलिस सिस्टम को, उसके बारे में बात करेंगे वैसे कल। पुलिस सिस्टम देखो, पुलिस सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे कोई घिरनी बंधी हुई होगी और घिरनी के इधर भी रस्सी होगी और इधर भी रस्सी होगी। यहाँ पे भी कोई m1 मास होगा और यहाँ पे भी होगा कोई मास m2, किसी एक का द्रव्यमान ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एक तो ए का मान निकाल के लाना पड़ता है, और जब इस रस्सी पे दोनों तरफ क्या होगा, तनाव होगा भैया, तो वो तनाव क्या होगा, दोनों चीज निकाल के लानी पड़ती है। यहाँ पे एक तो ए का मान और एक तनाव का मान। वो कैसे निकालते हैं? ए तो होगा सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, कि जो सपोर्ट कर रहा है इसको नीचे की ओर ले जाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, माइनस इसका जो अपोज कर रहा है अपॉन टोटल मास, ये हो जाएगा। और तनाव जिसके कारण भैया तनाव है, अगर ये द्रव्यमान ज्यादा है तो ये नीचे की ओर जाएगा, तो इसका अपोज कौन कर रहा है, ये वाला, तो इसके कारण तनाव है इस रस्सी में, तो इसका कर देंगे m2 इंटू ए कर देंगे। क्योंकि तनाव क्या होता है, एक बल है, और बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू तुरंत। तो वहां से कहानी आएगी, इसके बारे में करेंगे कल बात, और कल आपको चलेंगे क्वेश्चंस कराएंगे, और टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है ये। कल क्वेश्चन चलेंगे, करीबन 20-25 क्वेश्चन कराऊंगा भैया, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम में आए हुए होंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अपनी रेगुलर पढ़ाई करें भैया, और पूरी वीडियो को कंप्लीट देखें, और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स।